और हमारे साथ मनीष शर्मा जी हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, विश्लेषक हैं और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बहुत स्पष्ट और बेबाक राय रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पहली टिप्पणी मनीष जी से लेते हैं इस मसले पर। क्या ये कांवड़ यात्रा, सबसे पहला तो यही सवाल है जिस पर विरोध, जिस तरह का योगी ने जिस तरह का फरमान जारी किया कि इस रास्ते में जो है मुजफ्फरनगर जो है वहां से इसकी जो है शुरुआत, जो उसको सेंटर में रखा गया है, तो वहां और उत्तराखंड तक, क्या ये सही है? संविधान की बात लगातार जो है इस चुनाव में मोदी ने किया, और पहले तो उन्हीं तक गया था कि संविधान को बदलने के लिए 400 मांग रहे थे, लेकिन फिर ये हुआ कि संविधान बचाने वाले बन रहे थे। तो क्या इस तरह के फरमान से संविधान बच रहा है? कितना कितना संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से भारत के जो इस लोकतंत्र में इस तरह के फरमान की क्या ये बात की जा रही है कि इससे पहले जो है अखिलेश यादव ने भी इस तरह का कहा था, और मनमोहन सिंह, हालांकि झूठ बात है, उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक रूट में कांवड़ को ये करने के लिए इस तरह का फरमान नहीं था, वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट की बात थी। लेकिन अभी भाजपा ही के बहुत सारे नेता ये कुतर्क दे रहे हैं या ये जवाब दे रहे हैं कि पहले से इस तरह, तो क्या ये इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये पहले भी था, या ये भाजपा जो है उसकी अपनी राजनीति जो है वो इसके तहत है ये पूरा? अनम्यूट करिए। आवाज जा रही है? हाँ, अब आ रही है। ये जो जिस कानून का जिक्र कर रहे हैं ये लोग, भाजपा के प्रवक्ता, कि पहले से ही ये कानून था, वो असल में 2006 का खाद्य सुरक्षा कानून जो केंद्रीय कानून है उसका जिक्र करके वो इससे अपने लिए बात निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो भी लाइसेंस धारक लोग थे उन्हें अपने लाइसेंस का एक सही जगह पे प्रदर्शन की बात थी। जिन्होंने भी लाइसेंस ले रखे हैं दुकान चलाने के, उनको एक खास तरह के प्रदर्शन की बात थी, ऑल टाइम बात थी। वो उसका किसी खास जो है कांवड़ यात्रा से, किसी खास महीने में, किसी खास धार्मिक कारणों से बिल्कुल नहीं था। वो एक लाइसेंस का आपको आपको शो करना है अपनी दुकान में कहीं भी, इस रूप में था। अब उसको ये कह रहे हैं कि जो है ये पहले से ही था, तो पहले से ही था तो आप जो है केवल सावन के महीने में ही क्यों इसको लागू करना चाह रहे हैं, उसी दौर में क्यों करना चाह रहे हैं? तो बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी अपने उसी पुराने रास्ते पर बढ़ने की तरफ है। उसे और ज्यादा सांप्रदायिक राजनीति को, और ज्यादा अपने जो है हिंदू मुस्लिम विभाजन को, अपने और ज्यादा उसी दिशा में उनको बढ़ना है। उन्होंने शायद पिछले चुनाव का ये सबक लिया है कि इनकी धर्म की राजनीति जो है, जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, उसके नीचे दब गई है। ये उसके चलते उन्हें शायद भारी नुकसान जो है उत्तर प्रदेश में उनकी हिंदुत्व की राजनीति को चोट पहुंची है। तो उनकी कोशिश और उसी उल्टी दिशा में है। वो इस प्रक्रिया को और तेज करने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो इसको इसी दौर में 5 जून के बाद पूरे देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। अगर आप इसको ध्यान दें, ये अखिल भारतीय स्तर पे आप हर राज्यों में, आप कह लीजिए विपक्ष के भी राज्यों में, उनको लगता ये भी है। आप चले जाइए, आपने अलीगढ़ का घटना देखा, आप तेलंगाना में चले जाइए, आप जो है हिमाचल में चले जाइए, आप झारखंड में कोडरमा से लेकर रांची तक चले जाइए, चौतरफा आपने देखा होगा कि लिंचिंग की घटनाएं भी बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और वो बहुत सचेत ढंग से 15-20 दिनों के अंदर 15-20 दिनों के अंदर कम से कम दर्जन भर ऐसे मामले जिसमें कि मौतें हुई हैं, ये आपको दिखा होगा। और ये दूसरा भी मामला आया है। इसका कुछ तात्कालिक बात हो सकती है, हम लोग इस बात को भी समझ सकते हैं कि ये तात्कालिक टसल का भी मसला हो सकता है। मोदी और योगी के बीच का जो टसल है, ये आरएसएस और मोदी के बीच का जो टसल है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने योगी की जगह अपने किसी व्यक्ति को लाने की बात हो। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको बहुत तात्कालिकता में ही देखने की जरूरत है। इस लड़ाई को प्रमुख करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको इस रूप में ले रहा हूं कि आरएसएस और बीजेपी की जो दिशा है इस बार, इस चुनाव के बाद,
उनको लगता है कि जो धार्मिक धार्मिक टकराव का जो राजनीति है उसको और तीखा करना, और उनको ये भी लगता है कि इन प्रश्नों पे विपक्ष अभी बहुत हिंदू दायरे में ही घूमेगा, विपक्ष इस पे बहुत उस तरह से जवाब नहीं देगा, विपक्ष उतना उस पे उतना ताकतवर तरीके से सेकुलरिज्म वाले सवाल पे जवाब देने से बचेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि लिंचिंग वाले सारे मसले पर भी आप एक दूसरे विपक्ष के दायरे में भी आपको एक चुप्पी दिखेगी, और इसी प्रक्रिया में उनको लग रहा था कि ये मसला भी हम शायद आगे बढ़ा ले जाएंगे। लेकिन आप अगर इसको तात्कालिक तसल के रूप में देखें तो बहुत सारे चुनाव है नजदीक। आप अगर अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को देखें, अगर आप जो है बिहार में अगर नीतीश का बयान आता है तो उसको तात्कालिक चुनाव से भी बिहार में चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं, उसको देखना चाहिए कि नीतीश की राजनीति वहां एक संकट में पड़ती है। ये आपके मुजफ्फरनगर में उपचुनाव जो हो रहा है तो उसमें रालोद का आप देखेंगे कि वो एक टकराव है वहां पे। तो बहुत सारी इस तरह की आवाजें बिहार में मैं देख रहा था कि वो क्या नाम है उनका, पासवान जी का भी बयान इस पे इसके खिलाफ में आया हुआ है। तो ये तात्कालिक कारणों से जरूर हो रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि लॉन्ग टर्म में बीजेपी इसी रास्ते पर और ज्यादा बढ़ेगी। और ये देखना हमको ज्यादा है कि विपक्ष इन प्रश्नों पे आने वाले समय में कैसे टैकल करता है। हम तो इसको इसी रूप में देखेंगे। और ये अगर आप इसको संविधान के नजरिए से देखिए तो बहुत साफ है कि वो सांप्रदायिकता वो के प्रचार का या जातिवादी भावना के विस्तार के लिए कोई जगह नहीं है। वो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, और इसका ख्याल बीजेपी को कभी रहा नहीं है, आरएसएस को कभी रहा नहीं है। एक अंतिम बात इसमें और मैं आपको जोड़ दूं, ये उतना धार्मिक भी खाली नहीं होने जा रहा। इसमें समाज में जो जाति को लेकर के जो धारणा बड़े पैमाने पर, और बीजेपी काल में, मोदी काल में जो वो भावना और ज्यादा उसका विस्तार हुआ है, छुआछूत का विस्तार हुआ है, सामंती ढेर सारी ताकतों का जो आप देखेंगे कि वर्चस्व बढ़ा है। गांव में आप अगर जाएं तो वहां लगेगा कि दोबारा जैसे बीजेपी पुराना वाला राज वापस आने वाला है। इस कांवड़ यात्रा में जब दर्ज होंगे नाम तो केवल मुस्लिम नाम दर्ज नहीं होंगे, वो जातिवादी हमले भी उसी दौर में हो सकते हैं। ढेर सारे जो ऐसे लोग हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, वो भी निशाने पर होंगे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये एक तरह से एक दूसरे खतरे की तरफ भी ले जाने की तरफ है, उस दिशा में भी चीजें बढ़ेंगी। यह भी इस पहलू को हमको लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और हमको लगता है कि इसमें यह भी हो सकता है कि यह बीजेपी के लिए उल्टा दांव भी, ये शायद फिर से उसी में फंसने का भी खतरा उसके सामने, शायद उसी के खिलाफ चला जाए, यह भी इसकी संभावना है। इसको भी हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। मनीष जी, हमें बस थोड़ा सा एक और स्पष्टीकरण चाहिए होगा, क्योंकि आपने कहा कि इसको तात्कालिकता में देखे जाने की जरूरत है, जबकि ये मसला इस साल फिर से उभरा है। लेकिन बात पिछले कुछ सालों से लगातार, जो खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वहां पर वैसे बहुत सारे मुसलमान थे जो ढाबे चला रहे थे हिंदू नाम से, जिनको कि बंद करवाया गया। और वो पिछले साल, उसके पिछले साल की बातें हैं, जबकि उनको एक यशवीर नाम के नेता है उस तरफ के स्थानीय भाजपा के, जिन्होंने इस मुद्दे को उस वक्त भी उठाया था और ये लगातार चल रहा था। इस बार फिर वो कांवर के समय ये कि मतलब हिंदू जो है उनका धर्म भ्रष्ट होता है और मुस्लिम नाम वाले लोग जो है मालिक होते हैं, और वो हिंदू नाम से ढाबे चलाते हैं। तो ये बातें, इसलिए ये नहीं कहेंगे इसको मतलब कि ये लंबे समय से था। हाँ, तात्कालिकता की जो आप बात करें वो मतलब इस मुद्दे की राजनीति को लेकर के है, या मतलब कि जो कंटिन्यूटी में चल रहा वो ये एक सेगमेंट है जो इसमें लगातार काम कर रहा था भाजपा का, कि इस मुद्दे को हाईलाइट करना, इस मुद्दे के बहाने, जैसे कर्नाटका में हुआ कि दुकान, मंदिर के परिसरों से जो है वो दुकान हटाया गया मुसलमानों का। तो और अब चूंकि वहां पे उस वक्त वो सेलिब्रेशन और धार्मिक उत्सव का समय था, अब जब उत्तर भारत में कांवर और इन सब का आया तो फिर से वो मसला पिछले साल भी था, उसके पिछले साल भी था और इस साल भी है। तो इसको क्या तात्कालिकता में ही मतलब देखा जाएगा, या फिर ये कंटिन्यूटी में है और ये चीजें चल रही है? मैं मनोरमा जी वही बात मैं कह रहा था कि इसको तात्कालिकता में बस नहीं देखना चाहिए। मैं उल्टी बात कह रहा हूँ कि इसको केवल तात्कालिक राजनीति से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मैं बस उल्टी बात कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म जो उनकी योजना, उसी का एक सीरियस पार्ट है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद, उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीति संकट में जाने के बाद, उसी दिशा में और ज्यादा सांप्रदायिक तनाव पैदा करना और ज्यादा विभाजन का राजनीति को विस्तार देना,
और ज्यादा हिंसा को बढ़ावा देना और ज्यादा लिंचिंग को बढ़ावा देना। मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसमें तात्कालिकता है, लेकिन केवल उस पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। ये केवल मोदी बनाम योगी मत नहीं देखना चाहिए। ये केवल कुछ तात्कालिक चुनाव का केवल वजह नहीं देखना चाहिए। ये कुछ विपक्षी जो उनके एलाई जो बोल रहे हैं सिर्फ उतने तक अपने को सीमित नहीं रखना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म की जो बीजेपी की आरएसएस की राजनीति है उसी दिशा में ये बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में शिकस्त के बाद ये और ज्यादा उस दिशा में बढ़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। और वो इसलिए भी कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि विपक्ष इन मुद्दों पे उस लेवल पे उसका जवाब देने से बचता है। इस पे बच रहा है। सामाजिक न्याय के सवाल पे एक हद तक वो सामने आया है, उस पे बोल रहा है, लेकिन सेकुलरिज्म वाले सवाल पे अभी भी विपक्ष हिंदू दायरे में टहल रहा है, हिंदू दायरे में घूम रहा है। इस कमजोरी को भी विपक्ष भाजपा पकड़ रही है और इस पे और जोर बढ़ाने का उसका योजना है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि देश में कहीं भी कुछ इस दौर में नया शुरू हो रहा है तो उसको पहले योगी जी शुरू करते हैं। ये आप देखिएगा कि बुलडोजर वाला जब शुरू हुआ तो योगी जी शुरू किए, फिर वो मध्य प्रदेश में और जगहों पे जाने लगा। आप इसको देखिए कि जब धर्मांतरण कानून की बात आई तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया, और उसको फिर आप देखेंगे कि उत्तराखंड से लेकर के और तमाम जगहों पे आप इस दिशा में बढ़ेंगे। अब ये कवाड़िया वाला जो आया है ये भी इस दिशा में बढ़ेगा, ये नेशन वाइड फैलेगा अभी और इस दिशा में जाएगा। और इस दौर में हिंदुत्व के कोर मुद्दे का नेतृत्व योगी जी कर रहे हैं, और उन्होंने एक और नया शुरुआत यहाँ पे ये कर दिया है। इसका विस्तार हरियाणा में भी हो सकता है, इसका विस्तार जो है अन्य प्रदेशों में भी, राजस्थान में जो उनकी सरकार है वहां से भी कांवड़िया आते हैं, वहां भी ये हो सकता है। ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। बिहार में थोड़ी कसर जरूर है, लेकिन वहां के उनके नेता बोल रहे हैं कि वहां उसको लागू जो है कर दिया जाए। तो ये एक मैंने कह लीजिए कि एक हिंदुत्व का कोर जो लीडर के बतौर आप देखेंगे कि योगी अपने आप को लगातार तमाम अंदरूनी कसल के बावजूद स्थापित करने की कोशिश भी है। ये इस दिशा में भी इसको हम लोगों को देखना चाहिए। तो खैर इसका एक दूसरा पक्ष भी मनीष जी के पास है। दूसरा पक्ष भी है कि आप देखिए बकरीद अभी बीता है। उस समय था कि कई सारे जैन लोग जो हैं वो अल कबीर और ये वो कुछ अलवल लगा करके ऐसा कुछ नाम रख करके, और पता चल रहा है कि बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कंपनी जैनियों की है। ठीक है, तो ये अपने आप को इस तरह से सेव करना चाह रहे हैं, बचा लेते हैं और लंबे समय से कारोबार कर रहे, खूब पैसा बना रहे हैं। और यहाँ पे जो मुसलमान ढाबे वाले हैं वो अगर गणपति ढाबा चला रहे तो उन्होंने बंद करवा दिया। पिछले 2-1 साल में ऐसे हुआ कि इन्होंने तमाम उस रूट पर उन सारे ढाबों को बंद करवा दिया। जो कोई मुसलमान लक्ष्मी ढाबा चला रहा हो, गणपति ढाबा चला रहा हो, ऐसा ढाबा चला रहा हो तो उसको बंद करवा दे। तो मनीष जी आपसे भाई जो हमने बात वहां पर छोड़ी थी आगे उसी पर जाना चाहिए। तो जाति का जो सवाल है, दूसरा ये कि क्या आपको लग रहा है कि इस बार इस तरह के मसले को उठा करके तब, जबकि अब केंद्र में भाजपा उस तरह से मजबूत नहीं है, तमाम जो सांप्रदायिक एंगल पर या उस नैरेटिव पे चलने वाले मुद्दों को भाजपा में पूरी ताकत मिलती रही है, आरएसएस से भी, शीर्ष से जहां वो है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी नहीं है जो अकेले, मतलब कि अगर अभी आज में अगर चंद्रबाबू नायडू इसी मसले पर कन्नी काट ले, नीतीश कुमार काट ले, तो इनकी सरकार चली जाएगी, ये हालत है। और तब जबकि बनता है, क्योंकि ये मसला अगर बड़े स्तर पे अगर आगे और बढ़ता है और एक तरह का विभाजन और वैमनस्य और अस्थिरता सृजित करता है देश में, तो इसका आगे जो है ये इस तरह से अनफोल्ड हो सकता है। तो क्या बैकफुट पर है? योगी के इस कदम ने नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर किया है? नहीं, वो तो देखिए, ये जो आप जिन ये सहयोगी दलों की बात कर रही हैं, ये सहयोगी दलों की बहुत छोटी छोटी महत्वाकांक्षाएं हैं। बहुत जैसा आमतौर पे लोग सोच रहे हैं कि ये 240 पे हैं और ये 30 सीटें एक तरह से नायडू और जेडीयू पे उनकी निर्भरता बहुत ज्यादा है। वो देखिए उनका कोई बहुत आप देखिएगा कि मंत्रिमंडल के गठन में भी या और भी किसी मामले में उन्होंने बिल्कुल ही इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो मैसेज ही दे रहे हैं बार बार कि हम पुरानी तरह से ही काम करेंगे, हमारा जो पुराना तरीका था काम करने का हम उसी रूप में काम करेंगे, हमको आप कमजोर मत समझिए। और वो बार बार ये मैसेज दे रहे हैं, और इसलिए ये मैसेज दे पा रहे हैं कि जो सहयोगी दल हैं उनकी बहुत छोटी छोटी आकांक्षाएं हैं, वो बहुत कुछ उनका वो वहां पे दाव पे नहीं लगाने जा रहे हैं।
वो इस पे भी अगर वो बयान दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि उनको अपने अपने राज्यों में माइनॉरिटी के वोट्स को भी उनके साथ कुछ रहता है, वो उनका कुछ रिश्ता बना हुआ, बहुत तात्कालिक उनका मसला है। तो मेरा ये कहना है कि सहयोगी दल इसमें बहुत बाधा बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, बल्कि मेरा उल्टा ये कहना है कि इस बार अगर ज्यादा से ज्यादा सहयोगी दल अगर बोल रहे हैं तो इसमें ये भी हो सकता है कि योगी और मोदी के बीच का जो टकराव है और योगी को जो घेरना चौतरफा, योगी ने एक इनिशिएटिव ले लिया। अगर बीजेपी के राजनीति के लिहाज से अगर आप देखिए, बीजेपी के अंदर उठापटक को अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप देखिए, तो योगी ने एक बढ़त ले ली है अपनी पार्टी के अंदर ही, एक बढ़त ले ली है। तो उस बढ़त को थोड़ा ब्रेक करने की जरूरत मोदी को ही पड़ रही है। और ये जितनी आवाजें आ रही हैं, ये आवाजें सिर्फ उन पार्टियों की अपनी चिंता नहीं है, ये इसमें कहीं न कहीं मोदी भी है, इसमें कहीं न कहीं बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसका भी इसमें एक बड़ा रोल है। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये कोई एलाइज को लेकर के हम लोगों को बहुत गंभीरता से और बहुत वो कोई बीजेपी की राजनीति को रोकेंगे, बीजेपी के सांप्रदायिक राजनीति में बहुत बाधा बनेंगे, दमन की राजनीति में बहुत बाधा बनेंगे, वो बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। जैसे और इस लिहाज से यहाँ पर एक और सवाल जो है वो पूछ रही हूँ कि नीतीश कुमार जो जेडीयू खासतौर पर, बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहां साइजेबल वो है वोट है मुसलमानों का। तो फिर नीतीश कुमार अगर इस मुद्दे पर ये कंटिन्यू रहता है, ये जो है इस आदेश को वापस नहीं, स्वेच्छा भी बात की जाए लेकिन कंप्लीटली इसको वापस नहीं लिया जाता इस तरह के फरमान को, तो क्या मतलब नीतीश कुमार किस तरह से, जेडीयू की राजनीति पे क्या असर नहीं होगा बिहार में, क्योंकि उनके समर्थक में भी है मुसलमान? नहीं, तो उसमें उनकी राजनीति का अगर पुराना टैक्टिस आप देखेंगे, पुराना तरीका देखेंगे, वो अपने डिफरेंसेस व्यक्त कर देते हैं। उनकी पॉलिटिक्स का एक सेंटर पॉइंट ये है कि वो अपने बस डिफरेंसेस व्यक्त करते हैं। वो तमाम ऐसे मसलों पे वो अपना एक अलग बयान दे देते हैं, उसको लागू करना उनके लिए बहुत केंद्रीय एजेंडा नहीं होता। जैसे इस मसले पर भी उन्होंने जैसे इसी मसले पर उन्होंने स्टैंड ले लिया, उनका काम खत्म, उनका काम खत्म, इसके आगे उनके पास कोई काम नहीं है। वो बार बार ये कहेंगे कि हम बीजेपी के साथ रहते हैं लेकिन हम बीजेपी से अलग सोचते हैं, हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। वो यहां तक जा सकते हैं कि हम अपने राज्य में इसको लागू नहीं करेंगे, हम इससे सहमत नहीं है, ये वो कहेंगे। लेकिन आप अगर उनके बारे में ये सोचे कि वो उन सरकार से बाहर आ जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। ये तब होने वाला है जब उनकी कोई और प्लानिंग ऑलरेडी विपक्ष के साथ चल रही हो, वो तभी संभव है, अन्यथा वो सत्ता से बाहर नहीं रहने वाले हैं। तो एक उनके साथ ये लगातार ये प्रॉब्लम बना रहेगा। और उन्होंने अपना काम कर लिया, रालोद ने अपना काम कर लिया और पासवान जी ने अपना काम कर लिया, उन्होंने स्टैंड ले लिया। और ये योगी जी को भी पता है और ये बीजेपी को भी पता है, इसके आगे उनको बहुत बढ़ना नहीं है। चंद्रबाबू नायडू का तो शायद बयान भी शायद इस पे अभी तक नहीं आया है, हमको लग रहा है। तो मेरा ये कहना है कि वो नहीं आया। तो मेरा ये कहना है कि इसमें कोई बीजेपी के लिए संकट नहीं, बीजेपी और जनता के बीच का जो अंतर्विरोध है उसको समझना जरूरी है कि क्या इससे बीजेपी को और नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस समय विभाजन जनता के बीच में बहुत कम हो गया है। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाईचारा का विस्तार हुआ है, विभाजन कम हुआ है और दोस्ती बढ़ी है, खास करके ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी के बीच की दोस्ती बढ़ी है, ये हुआ है। तो क्या यह कहीं उल्टा तो नहीं पड़ेगा यूपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए? इस एक अंतर्विरोध को समझना है। मैं देख रहा था अभी कांवड़ वाले कुछ इंटरव्यू में देख रहा था कांवड़ियों का, जगह जगह से कल अभी निकल चुके, हालांकि शुरू तो हो रहा है 22 से, लेकिन पहले से ही निकल चुके हैं, जो राजस्थान से आ रहे हैं, जो हरियाणा से आ रहे हैं और जगहों से आ रहे हैं। तो उसमें से ज्यादातर ये कह रहे हैं, जब मैं देख रहा था कि ज्यादातर ये कह रहे हैं कि हमको इससे बहुत मतलब नहीं है, ये उनकी राजनीति है, हमको इससे बहुत मतलब नहीं है, किसका दुकान है, किसका क्या है। ये भी एक पहलू है, इसको हम लोग को समझना है। खतरा ये है कि कांवड़िए के रूप में आरएसएस के लोग ना उतर जाएं इस बार यात्रा में, ये खतरा है, जिसकी तरफ आप शालिनी जी ध्यान दिला रही कि वो जिस तरह से वो चिन्हित किए गए हैं उस पूरे रास्ते में, और जिस तरह से उनका एक आर्थिक बायकाट करने की बात तो है ही, उनके ऊपर कहीं एक संगठित हमला उसकी कोई तैयारी न चल रही हो, ये एक बड़ा खतरा इस दौर में, इस सावन के महीने में रहेगा। चिंता का ये बहुत बड़ा विषय है, जिसपे विपक्ष को जनता के बीच में होना चाहिए था, केवल बयानबाजी तक अपने को सीमित बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये एक राजनीतिक अपराध है अगर इस समय विपक्ष जो है
अगर अपने मार्क्स को लेकर के और जो अभी जनता ने मैसेज दिया इस चुनाव में, उस मैसेज को लेकर के विपक्ष अगर जनता के बीच में नहीं उतरता है, हमको लगता है कि एक बड़ा खतरा हमारे सामने है। ये जरूर हम लोगों को चिंता का विषय होना चाहिए और इस पे हमको दबाव विपक्ष पे बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। नहीं, ये इसमें एक चीज हम लोग को, हाँ नहीं, मेरा मेरा इसमें एक चीज और एक बात है, इस चीज को भी पकड़ना चाहिए कि ये जो कांवड़िया जो लोग हैं, इनका अगर आप सोशल स्टेटस आप देखने की कोशिश करेंगी, किस सामाजिक आधार से अगर आते हैं, तो ये ज्यादातर पिछड़ा दलित हिस्सा होता है। इसका 95% हिस्सा पिछड़े समाज से, दलित समाज से आता है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये इस दौर में पिछड़ा दलित समुदाय का मुस्लिम समाज के बीच में तनाव कम हुआ है। और मेरा ये मानना है कि ये चाल बीजेपी की उतना मारक नहीं होने जा रही है इस बार। खतरा सिर्फ उसका है कि आरएसएस खुद संगठित होकर के न उतरे इसमें। एक इसका खतरा है, कांवड़िए के रूप में, उनके ड्रेस में, उनके रूप में ये संगठित जिसकी तरफ इशारा कर रही थी शालिनी जी, कि एक बड़े जेनोसाइड की तरफ, बड़े हमले की तरफ ये समाज नहीं करने जा रहा इस बार। ये मैं एकदम इसको लेकर के बेहद मनीष जी, आप देखेंगे आरएसएस का भी जो बैकग्राउंड है वो ज्यादातर दलित पिछड़ों वाला ही है। जी जी, अगर कांवड़िए नहीं भी उतरेंगे तो आरएसएस का भी जितना भी जो उनका आधार है वो दलित पिछड़ों से ही बनता है। जी जी, नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि वो किसी भी समाज के हों, लेकिन वो आरएसएस के लोग होंगे तभी ये चीजें टकराव की तरफ बढ़ेंगी। ये अन्यथा जो समाज जिस तरह से सोच रहा है, जिस तरह से समाज अभी सोचने लगा है पिछले चुनाव के बाद, खास करके उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक विभाजन है उस पर सामाजिक विभाजन हावी हुआ है और वो विस्तार लिया है। और उसमें देखेंगे कि जो कम्युनल टेंस है वो लो लेवल पे गया है। इसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। उसको फिर से वो बढ़ाना जरूर चाहते हैं, उसको फिर से वो विस्तार देना जरूर चाहते हैं, लेकिन ये कि एक इस कंट्राडिक्शन को इस बार उनके लिए उल्टा भी पड़ सकता है, ये एक संभावना भी हमको लगता है कि देखना चाहिए। और अगर विपक्ष इसमें ठीक ढंग से उतरे तो ये बीजेपी के लिए उल्टा दाव पड़ने जा रहा है, फाइनली उल्टा दाव पड़ने जा रहा है। अगर विपक्ष इस पे थोड़ा इसको गंभीरता से ले और सड़कों पे उतरे और ये जिस तरह से ये यात्रा निकलेगी, इसको एक और संकट ये है कि धीरे धीरे ये यात्रा सरकारी यात्रा में बदल गई है, ये धार्मिक यात्रा नहीं रह गई। एक खतरा इसके साथ ये जुड़ गया कि अब इसको कोई धार्मिक संस्था नहीं चला रही, अब कोई इस तरह का ट्रस्ट या कोई इस तरह का आध्यात्मिक कोई सेंटर इसका नहीं है इस यात्रा का जो इसको संचालित करता हो। इसको हेलीकॉप्टर से फूल ये सरकारी यात्रा में, जी जी जी, तो एक तरह से ये सरकारी यात्रा में बदल दिया गया है। एक तरह से कह लीजिए कि जैसे कोई हिंदू राष्ट्र हो और वो हिंदुओं के खास त्योहारों का स्पेशल ध्यान देता हो। अभी आपने देखा होगा योगी जी का जस्ट बकरीद के समय एक बहुत ही तीखा आदेश आया हुआ था कि वो जो मातम मनाते हैं, जो उनका कर्तव्य दिखाते हैं वो बकरीद के समय हुसैन को लेकर के और उसको लेकर के कुर्बानी को लेकर के जो ढेर सारा जो ताजिया के साथ जो बहुत सारा खेल होता है, बहुत सारा वो तलवारबाजी और बहुत सारा वो जो उनका परंपरागत अखाड़ा जिसको आप बोलते हैं, उसको हर जगह मौखिक रूप से पुलिस ने जा करके रोका। बनारस में हर थाने ने उन सारे अखाड़ों को जो 100 साल से चल रहे हैं, कोई नया नहीं है उसमें, वो पुराने हैं उसमें, उन सारे अखाड़ों को होने से रोक दिया गया और कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया। और चूंकि उधर योगी जी ने एक फरमान जारी किया था कि धर्म के नाम पर हम अराजकता नहीं होने देंगे। अब ये देखिए, धर्म के नाम पर एक दूसरी अराजकता यहाँ होने जा रही है, लेकिन धर्म के नाम पर वहां अराजकता नहीं होने देंगे, ये सिर्फ कहा था। और लेकिन उसके नीचे गया पुलिस थानों ने और पुलिस अधिकारियों ने नीचे जाकर उसको रोक दिया। अब पूरे पूर्वांचल में मैंने देखा सारे वो पुराने जो अखाड़े थे वो बिल्कुल रोक दिए गए और केवल ताजिया निकलने दिया गया और बहुत ही एकदम उसको सीमित किस्म का उसको जो है उसमें बदल दिया गया। तो मेरा इसमें ये कहना है कि ये कोशिश, जी
जबकि रांची वगैरह में, झारखंड में मैंने देखा है कि तमाम हिंदू समुदाय के लोग मुहर्रम में जो तलवारबाजी और ये सब सारा कुछ जो जुलूस निकलता है, तो उसमें सारे जो युवा होते हैं हिंदू समुदाय के, वो उसमें जाकर के वो भी वो सारा जो है खेल करते हैं, जो कि तलवार चलाने का और वो सब। केवल बस कोरा मारने वाला है जो एक कोर ग्रुप होता है वो करता है, जिससे खून निकलता है। बाकी तलवारबाजी, लाठी भांजने वाला, ये सारा काम मोहल्ले के सारे बच्चे उसमें शामिल होते हैं। जी, तो मैं यही कह रहा था कि ये जो 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 संस्थाओं के स्तर पे था, जो धार्मिक आयोजन था, उस धार्मिक आयोजन में एक तरफ हिंदू धर्मों के जुड़े हुए जो आयोजन है वह सरकारी आयोजन में बदलते जा रहे हैं, और जो अन्य धर्मों की जो आयोजन है उसको धार्मिक संस्थाओं को भी चलाने से रोका जा रहा है, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसको हर तरह से आप समझिए कि एकदम ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो ये जो यात्रा है, ये चूंकि सरकारी यात्रा है, इसमें खतरा और बड़ा है। ये एक संकट है कि सरकार इसमें पूरी तरह से अगर कोई वहां हिंसा होती है, मान लीजिए किसी तरह की हिंसा होती है चिन्हित करके, तो पुलिस वहां किसके पक्ष में रहेगी हम सब लोग समझ सकते हैं कि कहां खड़ा होगी, प्रशासन किसके साथ खड़ा होगा, किसके ऊपर दमन होगा, उस पूरे हिंसा के दौरान कौन किसके ऊपर कार्रवाई होगी, कौन लोग ज्यादा किन लोगों पे ज्यादा मुकदमे किए जाएंगे, कौन लोग और ज्यादा सरकार उनको टारगेट करेगी, ये बहुत कुछ स्पष्ट है। ये पता है, अगर जो लोग हिंसा करने की सोच के आ रहे होंगे इस यात्रा में, उनको पता है कि सरकार किसके साथ खड़ी होगी, अधिकारी किसके साथ खड़े होंगे, पुलिस किसके साथ खड़ी होंगी। और इसलिए मैं बार बार विपक्ष का नाम ले रहा हूं कि विपक्ष क्या ये बस बयानबाजी से बात बिल्कुल नहीं चलेगी, और जो माहौल बना है इस चुनाव में वो माहौल ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। अगर इनकी चुप्पी इसी तरह से वो बनी रही तो ये चीजें फिर से पलट सकती हैं। समाज में कम्युनलाइजेशन का जो जहर है, वो जो सांप्रदायिकता का जहर है, वो खत्म नहीं हो गया है, वो कम हुआ है, वो थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। उसके बहुत सारे बीज जो है भाजपा ने, आरएसएस ने डाल रखे हैं, वो कभी भी फिर से विस्तार ले सकते हैं, कभी भी फिर से उसका आप विस्फोट हो सकता है। ये एक शुरुआत हुआ है, उस शुरुआत को अगर विपक्ष पकड़ता है तो फिर से चीजें दूसरी दिशा में, सेकुलर दिशा में, बहुत से भाईचारे वाली दिशा में अस्थायी रूप से बढ़ सकती है। केवल इसको चुनाव से नहीं हल किया जा सकता है, चुनाव के बाद सड़कों पे भी उतर करके इसका मुकाबला, समाज में उतर के भी इसका मुकाबला करना हो। जी नहीं, ये अगर आप लोकसभा चुनाव को ही अगर देखें तो चुनाव के दौर में ही एक हद तक हम सब ने देखा कि सामाजिक न्याय के प्रश्न को, संविधान के प्रश्न को एक स्तर तक जनता के बहुत दबाव के बाद एक स्तर तक विपक्ष ने उसको एड्रेस करना बीच चुनाव में शुरू किया, वो भी लेट शुरू किया बहुत। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत बाद में समझ में आया कि जनता संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के बहुत चिंता है उसके अंदर, और वो बहुत खतरे के बतौर देख रही है। और इसलिए आप देखेंगे कि विपक्ष ने भी उस प्रश्न को बहुत सीरियसली बाद में एक लेवल तक उसने एड्रेस किया, कुछ वादे किए, उससे संबंधित कुछ अपनी बातें की। लेकिन आप सेकुलरिज्म वाले सवाल पे जब आप देखिए तो चुनाव के दौर में भी विपक्ष ने उसको बिल्कुल इग्नोर किया। उससे कुछ मैंने यहां तक आप समझिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द भी नहीं, और पूरे चुनाव में इतना बड़ा हिस्सा जो समाज का है, मुसलमानों का जो हिस्सा है, वो बेहद मेच्योर ढंग से उसने लगातार विपक्ष की उपेक्षा के बावजूद देश बचाने, संविधान बचाने, देश की जो है भाईचारे को बचाने को लिहाज से विपक्ष की उपेक्षा के बावजूद बीजेपी के खिलाफ बहुत संगठित ढंग से, बहुत मेच्योर तरीके से वोटिंग। और ये आपने यह भी देखा इस चुनाव के दौरान कि अगर मान लीजिए 2 मिनट उत्तर प्रदेश का अगर आप ध्यान दें कि अगर कम्युनल टेंस बहुत ज्यादा होता तो ओबीसी का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास चला जाता। अगर कम्युनल टेंस होता तो बीजेपी किस आधार पे जुड़ती है? बीजेपी ओबीसी दलित समाज से 2 आधार पे जुड़ रही थी। एक उसका था कि एंटी जाटव दलित में, और उसके बाद एंटी यादव ओबीसी में, और दूसरा था उसका दलित और ओबीसी का एंटी मुस्लिम। माने नकारात्मक आधार पे बीजेपी के रिश्ते ओबीसी समाज से बने थे। वो इस बार टूटा है, वो नीचे गया है। तो इसके वजह से आप देखेंगे कि ओबीसी का बहुत बड़ा हिस्सा विपक्ष की तरफ आया है। तो उसने मैसेज क्या दिया है? उसने मैसेज ये दिया है कि ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, ये बनावटी तनाव है, बीजेपी इसको आगे करके हमारे मूल मुद्दों को भटका देना चाहती है। ये उसका मैसेज है, बहुत कम क्लियर कट मैसेज है। लेकिन चुनाव के बाद भी आप देखिए इतनी लिंचिंग हुई है। आप अगर इसको आप ध्यान दीजिए राहुल गांधी के बयान को,
संसद में जिस समय वो कह रहे थे कि हिंदू अहिंसक होता है, हिंदू हिंसा कर ही नहीं सकता है, वो भी कह रहे थे। बीजेपी तो ये तब से कह रही है कि हिंदू अहिंसक होता है, हिंदू हिंसा कर नहीं सकता। तो बयान आप देखिए तो लड़ाई इसी पे थी कि आप बीजेपी ने उसको कहना शुरू किया कि आप पूरे हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। हालांकि वो बीजेपी को हिंसक कह रहे थे और हिंदुओं को, लेकिन वो कह रहे थे कि बेहद अहिंसक हिंदू होते हैं। और फिर उन्होंने राम बनाम शिव बनाने की भी वहां कोशिश की। मैंने उसी दायरे में उन्होंने भाषण दिया और उसी दौर में वो लिंचिंग हो रही थी पूरे देश में। वो कौन लोग लिंचिंग कर रहे थे तब? क्या उसको केवल आरएसएस से जोड़ के आप आजाद हो सकते हैं? आप जो है मणिपुर गए, स्वागत है। आप हाथरस चले गए, स्वागत है। बगल में आपका अलीगढ़ में लिंचिंग से मार मार के खत्म वहां किया गया। वो कैमरे में कैद हुआ है। अगर आप लोग औरंगजेब नाम का एक जो नौजवान है, वहां चोरी का इल्जाम लगा के उस पर मार दिया गया। वहां आप नहीं गए, बगल में है, वहां आपने सोचा एक बयान तक नहीं अगर हमको कोई दिखा दे। मैं चुनौती कर रहा हूं कि कोई उनका बयान से दिखा दे और आश्चर्यजनक बात है कि तेलंगाना में उनकी सरकार है, हिमाचल में उनकी सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री भी कोई बयान नहीं दिए उस पर। हिमाचल में वो जो एक नए नए मुख्यमंत्री बहुत लोकप्रिय होके आए हैं, उन्होंने भी चुप्पी साध दी। हाँ, और हिमाचल में उनके मुख्यमंत्री ने नहीं बोला और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इस सवाल पे कहीं कुछ नहीं बोला। मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ, झारखंड में कोडरमा में हुआ लिंचिंग और जो है रांची में लिंचिंग हुआ है और सोरेन साहब ने भी इस पे बोलना जरूरी नहीं समझा। वहां भी विपक्ष ने, कोई भी पॉलिटिकल विपक्ष ने, कोई भी एक सिंगल, मैं कह रहा हूँ, वो नीतीश हो, वो चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो सोरेन की पार्टी हो, चाहे वो कम्युनिस्टों की पार्टियां हो, जितने भी इस तरह की मैं देख रहा हूं, किसी भी तरफ से, विपक्ष की तरफ से इस पे जिस तरह का प्रतिवाद आना चाहिए था जनता की मैसेज मिलने के बाद इस चुनाव में, और जो मैसेज दिया था जनता अभी अखिलेश और शालिनी जी ने कहा कि मैं दूसरे संदर्भ में कह रहा था, बीजेपी बढ़ेगी उसी रास्ते पर। मैं जो कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी उसी रास्ते पर और तेज गति से बढ़ेगी जिसकी बात शालिनी जी कह रही है। हमको बस एक चीज बस समझना है, अभी ये देखना बाकी है कि जनता और झटके न दे दे। ये भी एक बात मेरा बस उसमें है कि अभी उन सब चीजों को लेकर के जनता के अंदर तनाव कम हुआ है और बीजेपी अगर उसी रास्ते पे बढ़ेगी तो जनता बनाम बीजेपी वाला भी पहलू बढ़ सकता है। ये मैं बस इसमें कहना चाह रहा हूँ। अन्यथा मैं भी एकदम क्लियर हूँ कि बीजेपी उसी रास्ते पे आगे बढ़े। हाँ, ये बस मेरा इतना ही है। तो अब जो है ना, वो जनता के विवेक के ऊपर बात ज्यादा आ गई है कि धार्मिक मसलों पे न फंसकर जो है ना, एक्चुअल मुद्दों के ऊपर बात की जाए। अब जनता कितना विवेकशील होगी समय बताएगा। जी, तो आप